आज से हम बीबीए और एमकॉम के लिए सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं। सबसे पहले जो अपना सब्जेक्ट रहेगा वो क्वांटिटेटिव टेक्निक्स का रहेगा। आज जो चैप्टर हम स्टार्ट करने जा रहे हैं वो है डिसीजन थ्योरी। तो सबसे पहले इसके बारे में बात करते हैं। डिसीजन थ्योरी कहाँ काम आती है, किस तरीके से इसको यूज़ में लेते हैं, क्या इसके मॉडल्स होते हैं। तो सबसे पहले अगर हम इंट्रोडक्शन की बात करें, in every business organization, whether big or small, a manager has to take a number of decisions while performing his job. हमारा कोई भी बिजनेस हो, चाहे वो छोटा बिजनेस हो चाहे वो बड़ा बिजनेस हो, हर मैनेजर को ये रिक्वायरमेंट होता है कि वो काफ़ी सारे वर्क करने के लिए बहुत सारे डिसीजंस लेता है। ठीक है, और उसके जो डिसीजंस होते हैं वो प्लानिंग से, ऑर्गेनाइजिंग, मॉनिटरिंग या कंट्रोलिंग से रिलेटेड होते हैं। ठीक है, और हर एक पॉइंट में, चाहे वो प्लानिंग हो, ऑर्गेनाइजिंग हो, मॉनिटरिंग हो या कंट्रोलिंग हो, हर एक पॉइंट में डिसीजन मेकिंग जो है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट या इंटीग्रल पार्ट होता है हर फंक्शन का। इट शुड बी नोटेड दैट द प्रॉब्लम ऑफ डिसीजन मेकिंग विल अराइज इन ओनली दो सिचुएशन where there are a number of ways in which a job can be performed। ठीक है, जहां पर एक तरीके से हम ये कह सकते हैं कि जहां पर कंफ्यूजन की कंडीशन होगी वहां पर हमें डिसीजन मेकिंग की रिक्वायरमेंट होगी। कुछ सिचुएशंस ऐसी होती है कि प्रॉब्लम तो एक होती है लेकिन उसके सॉल्यूशंस के काफ़ी सारे ऑल्टरनेटिव्स होते हैं, तो वहां पर हमें ये डिसीजन लेना होता है कि कौन सा ऑल्टरनेटिव सबसे बेस्ट है उस प्रॉब्लम के लिए। ठीक है, तो इसके लिए हमें कुछ प्रोसेस फॉलो करना होता है। सबसे पहले हमें हमारी प्रॉब्लम को डिफाइन करना होता है कि एक्चुअली प्रॉब्लम है क्या, और जब ये प्रॉब्लम डिफाइन हो जाती है तो हमें उस प्रॉब्लम को एनालिसिस करना होता है कि उसका स्कोप कितना है। ठीक है, क्या क्या उसके लिए टूल्स रिक्वायर्ड हैं उसको सॉल्व करने के लिए, और फिर उसके बाद हमें उसके आइडेंटिफिकेशन करना होता है उसके ऑल्टरनेटिव्स के बारे में कि हम उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कितने तरीकों से कर सकते हैं। ठीक है, और जब ऑल्टरनेटिव्स हमारे पास आ जाएंगे, उन ऑल्टरनेटिव्स की पहचान हो जाएगी हमें, तो फिर उन ऑल्टरनेटिव्स का इवेल्युएशन किया जाएगा डिफरेंट मॉडल्स के साथ या डिफरेंट मेथड्स के साथ। ठीक है, और उसके बाद डिसीजन लिया जाएगा कि कौन सा ऑल्टरनेटिव हमारी प्रॉब्लम के लिए बेस्ट है। ठीक है, इसके लिए हमें कुछ टर्मिनोलॉजी पता होनी चाहिए सबसे पहले। तो टर्मिनोलॉजी नंबर 1 एक्ट्स या फिर ऑल्टरनेटिव्स है, जिसके बारे में हम बात कर रहे थे। Acts are the alternative courses of action that are available to the decision maker। आज हमारे पास कोई प्रॉब्लम है, उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमारे पास कितने वेज हैं, कितने रास्ते हैं उसको सॉल्व करने के लिए, उसको हम ऑल्टरनेटिव्स या फिर एक्ट्स बोलते हैं। ठीक है, इवेंट्स क्या होते हैं? इवेंट्स आर ऑल्सो कॉल्ड आउटकम्स। इवेंट्स आइडेंटिफाई द अकरेंस विच आर बियॉन्ड द कंट्रोल ऑफ द डिसीजन मेकर। एक्चुअली जो इवेंट्स होते हैं वो आउटकम्स होते हैं, यानी क्या रिजल्ट आएगा, क्या आउटकम हमें मिलेगा, ये जो होता है ये हमारे डिसीजन मेकर के कंट्रोल से बाहर की चीज़ है। ठीक है, क्या हमें आउटकम मिलने वाला है ये हमारे हाथ में नहीं है, लेकिन कौन सा एक्ट या कौन सा ऑल्टरनेटिव हम चूज करेंगे ये हमारे हाथ में है। पे ऑफ को हम सिंपल वे में हम कह सकते हैं कि ये हमारा एक तरीके से नेट बेनिफिट है। ठीक है, काफ़ी सारे कॉम्बिनेशंस होंगे हमारे पास, ऑल्टरनेटिव्स के लिए हमारे पास कॉम्बिनेशंस होंगे। हर कॉम्बिनेशन से हमें कितना मनी मिल सकता है, कितना मैक्सिमम मनी मिलने की चांसेस हैं, उसको हम पे ऑफ बोलते हैं। ईच कॉम्बिनेशन ऑफ अ कोर्स ऑफ एक्शंस एंड एन इवेंट इज एसोसिएटेड विथ अ पे ऑफ। दस payoff measures the net benefits to the decision maker that results from a given combination of decisions, alternatives and events। जो अलग अलग कॉम्बिनेशन होंगे हमारे ऑल्टरनेटिव के और इवेंट्स के, उनसे हमें नेट बेनिफिट कितना होगा, नेट अमाउंट हमें कितना रिसीव होगा, उसको पे ऑफ बोलते हैं। और अगर इन पे ऑफ्स को अगर हम किसी टेबल में शो कर दें, एक टेबल में अगर हम उसको शो कर दें तो उसको पे ऑफ टेबल बोलेंगे। ठीक है, इसी तरीके से एक टर्मिनोलॉजी है अपॉर्चुनिटी लॉस या रिग्रेट। इट इज द डिफरेंस बिटवीन पे ऑफ रियलाइज्ड एंड मैक्सिमम पे ऑफ विच कुड हैव बीन रियलाइज्ड इफ अनदर स्ट्रेटेजी वाज चूजन। ठीक है, ये एक्चुअली अपॉर्चुनिटी लॉस ये होता है कि मान लीजिए कि हमारे पास दो ऑल्टरनेटिव्स हैं,
दो ऑल्टरनेटिव्स में से कोई एक ऑल्टरनेटिव ही हमें चूज करना है। तो जो ऑल्टरनेटिव हम चूज करेंगे उससे जो हमें पे ऑफ मिलेगा, और जिस ऑल्टरनेटिव्स को हमने चूज नहीं किया या जिस ऑल्टरनेटिव को हमने छोड़ दिया उससे जो मैक्सिमम पे ऑफ मिल सकता था, इन दोनों का जो डिफरेंस होगा ये अपॉर्चुनिटी लॉस होगा या रिग्रेट होगा, या एक अपॉर्चुनिटी को हमने रिसीव किया, दूसरी अपॉर्चुनिटी को हमने छोड़ दिया, उसको लेफ्ट कर दिया, तो इन दोनों के बीच के जो पे ऑफ का डिफरेंस होगा उसको हम अपॉर्चुनिटी लॉस या रिग्रेट बोल के चलेंगे। ठीक है, अब बात करते हैं कुछ मेथड्स की। तो डिसीजन मेकिंग, सबसे पहले हम उस कंडीशन में बात करेंगे जहां पर हमारी जो कंडीशन होती है वो अनसर्टेन होती है। डिसीजन मेकिंग अंडर अनसर्टेनिटी, अनसर्टेन है हमारी कंडीशन, हमें नहीं पता फ्यूचर में क्या होने वाला है, फ्यूचर का कोई हमें आइडिया नहीं है कि क्या हमें फ्यूचर में क्या प्रॉफिट होने वाला है, क्या लॉस होने वाला है। तो ऐसी कंडीशन में हमें कुछ जो मेथड्स काम में लेने होते हैं, वो 5 मेथड्स हमें काम में लेने होते हैं जो आपके सामने है। मैक्स क्राइटेरिया, जिसका फुल फॉर्म होता है मैक्सिमम ऑफ मैक्सिमम क्राइटेरियन। सेकंड होता है मैक्सिमिन क्राइटेरियन, जिसका फुल फॉर्म होता है मैक्सिमम ऑफ मिनिमम क्राइटेरियन। थर्ड होता है मिनिमम ऑफ मैक्सिमम रिग्रेट क्राइटेरियन। फोर्थ मेथड हमारे पास होता है कोफिशिएंट ऑफ ऑप्टिमिज्म क्राइटेरियन, जिसको हर्विस क्राइटेरियन भी कहते हैं। और फिफ्थ होता है लैपलेस क्राइटेरियन। ठीक है, तो इन पांचों को कैसे सॉल्व किया जाता है और ये पांचों क्या काम आते हैं वो हम देखते हैं एक क्वेश्चन के थ्रू। मान लीजिए क्वेश्चन हमारे सामने है, ये क्वेश्चन में एक डिसीजन प्रॉब्लम हमें दी हुई है और उसके लिए हमें कुछ पे ऑफ हमें दिया हुआ है जो एक टेबल में शो है। तो पे ऑफ टेबल हमें गिवन है कि ई से हमने डिनोट किया है इवेंट्स को जो हमारे आउटकम्स हैं, और ए से हमने डिनोट किया है एक्ट्स को या फिर ऑल्टरनेटिव्स को, जिससे हमें कितना आउटकम मिलने वाला है या कितना पे ऑफ मिलने वाला है वो हमारी टेबल में दिया हुआ है। जैसे अगर हम मान लेते हैं कि A1 अगर हम लेते हैं और A1 से अगर हमें E1 का आउटकम मिलता है तो 2000 का प्रॉफिट होगा। A1 से अगर हमें E2 का आउटपुट मिलता है, आउटकम मिलता है, तो 2500 का बेनिफिट होगा। इसी तरीके से A1 अगर हम एक्ट लेते हैं और आउटकम हमें E3 मिलता है तो हमें 1500 का प्रॉफिट होगा। तो इस तरीके से 3 ऑल्टरनेटिव्स हमारे पास है, 3 इवेंट हमारे पास है और टोटल 9 सिचुएशंस हमारे पास है। इसमें से कौन सी सिचुएशन सबसे बेस्ट है, कौन सा ऑल्टरनेटिव चूज करना है, हमारा प्रॉब्लम ये है। तो क्योंकि इवेंट पे तो हमारा कंट्रोल है नहीं, इवेंट तो हम चूज कर नहीं सकते, हमारा जो कंट्रोल है वो ऑल्टरनेटिव्स पे कंट्रोल है। हम कौन सा ऑल्टरनेटिव चूज करें, हम इसकी बात कर रहे हैं। ठीक है, तो ऑल्टरनेटिव्स को ही हमेशा कॉलम्स में रखना है आपको। What will be manager's decisions if he uses these 5 methods? ठीक है, अगर वो पांचों मेथड काम में लेता है तो वो हर मेथड के हिसाब से कौन सा ऑल्टरनेटिव काम में लेगा। तो इसको हम सॉल्व करने जा रहे हैं एक टेबल के थ्रू। सबसे पहले क्वेश्चन आपके सामने रहेगा, एक मिनट। सबसे पहले क्वेश्चन आपके सामने है और क्वेश्चन का जो ये पे ऑफ टेबल है ये आप देख सकते हो, ये सामने मैंने बना दिया है एज इट इज। इवेंट E1 E2 E3, ऑल्टरनेटिव्स A1 A2 A3 और इनके जो पे ऑफ हैं वो मैंने यहाँ टेबल में एज इट इज लिख दिए हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं कि हमारे मेथड कौन कौन से हैं। तो सबसे पहला मेथड हमारा मैक्सिमैक्स क्राइटेरियन है। इसका फुल फॉर्म है मैक्सिमम ऑफ मैक्सिमम। तो हमेशा आपको सेकंड वर्ड पे पहले ध्यान देना है, हमेशा पहले सेकंड वर्ड पे ध्यान देना है। पहले आपको मैक्सिमम निकालना है, फिर उसमें भी मैक्सिमम निकालना है। ठीक है, तो यहां पर आप देख सकते हो मैंने मैक्सिमम पे ऑफ निकाला है, एक मैक्सिमम पे ऑफ निकाला है तीनों कॉलम्स का। अगर मैं A1 की बात करूं तो 2000, 2500 और 1500 में मैक्सिमम 2500 है। इसी तरीके से A2 में सबसे मैक्सिमम जो है, इन तीनों में जो सबसे मैक्सिमम है वो 2800 है, और इसी तरीके से A3 में जो सबसे मैक्सिमम है वो 1600 मैक्सिमम है। तो ये जो मैक्सिमम हमने निकाला है ये सेकंड मैक्सिमम है। अब इसका फुल फॉर्म पढ़िए, मैक्सिमम ऑफ मैक्सिमम। तो तीनों ऑल्टरनेटिव्स के मैक्सिमम पे ऑफ हमारे पास है। ठीक है, अब इसका भी मैक्सिमम आपको लेना है। तो इन तीनों में जो सबसे मैक्सिमम है वो 2800 है, जो कि कौन से ऑल्टरनेटिव में आ रहा है, A2 में आ रहा है। तो हमारा जो फर्स्ट क्राइटेरिया है उसका आंसर हो जाएगा A2, और हम लिख देंगे आंसर में मैक्सिमैक्स क्राइटेरिया
yields act A2 for adoption since it has an outcome of 2800 that is maximum of maximum। सिर्फ इतना सा हमें लिखना है कि हमें कौन सा अडॉप्ट करना है, तो हमें A2 ऑप्शन अडॉप्ट करना है अकॉर्डिंग टू मैक्सिमम ऑफ मैक्सिमम क्राइटेरियन। बहुत सिंपल है, पहले सेकंड वर्ड पे ध्यान देना है, मैक्सिमम, हर ऑल्टरनेटिव्स का मैक्सिमम ले लीजिए और फिर उसका भी मैक्सिमम ले लीजिए, ठीक है। देन इसके बाद सेकंड पॉइंट अगर हम देखते हैं तो मैक्सिमिन क्राइटेरियन है, तो इसका फुल फॉर्म होता है मैक्सिमम ऑफ मिनिमम। तो पहले हमें क्या निकालना होगा, सेकंड वर्ड यानी कि मिनिमम। तो हमने पहले मिनिमम पे ऑफ ले लिया, ये यहाँ पे मिनिमम पे ऑफ ले लिया तीनों कॉलम्स का यानी तीनों ऑल्टरनेटिव्स का। तो फर्स्ट ऑल्टरनेटिव में अगर आप देखोगे तो 2000, 2500 और 1500 का मिनिमम 1500 है। सेकंड कॉलम का हम देखेंगे तो 1200 है और थर्ड कॉलम का मिनिमम देखेंगे तो 1100 है। तो ये मिनिमम आउटकम आ गया हमारे पास। मिनिमम का हमें क्या लेना है, मैक्सिमम लेना है। तो 1500, 1200 और 1100 में मैक्सिमम कौन है, 1500 यानी कि ऑल्टरनेटिव A1। तो सेकंड पॉइंट में हम लिख देंगे मैक्सिमम क्राइटेरियन यील्ड्स एक्ट A1 फॉर अडॉप्शन सिंस इट हैज एन आउटकम ऑफ 1500 दैट इज मैक्सिमम ऑफ मिनिमम, ठीक है। तो ये भी काफी इजी है। सबसे पहले सेकंड वर्ड पे हम ध्यान देंगे, मिनिमम, तीनों ऑल्टरनेटिव का मिनिमम लेना है और देन उसका मैक्सिमम लेना है, ठीक है। लेकिन जब हम थर्ड मेथड पे आएंगे यानी कि हम मिनी मैक्स रिग्रेट क्राइटेरियन पे आएंगे तो हमें सबसे पहले रिग्रेट को बोलते हैं हम अपॉर्चुनिटी लॉस। तो पहले हमें अपॉर्चुनिटी लॉस टेबल बनानी होगी। तो सबसे पहले इसके बारे में बता दूं, अपॉर्चुनिटी लॉस होता क्या है। हमने ये कहा कि अगर हम कोई एक ऑल्टरनेटिव लेते हैं तो हमें बाकी के ऑल्टरनेटिव्स को छोड़ना पड़ेगा, उसमें हमें कितना लॉस होगा वो हम देखेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट इवेंट अगर मैं देखता हूं तो अगर फर्स्ट इवेंट से मेरा आउटकम मिलेगा या तो 2000 या फिर 2800 या फिर 1600, इन तीनों ऑल्टरनेटिव्स में से कोई एक ऑल्टरनेटिव ही मैं ले सकता हूं। तो मैं मान लेता हूं कि मैं सबसे मैक्सिमम लेता हूं 2800, ठीक है, मैक्सिमम ही लेना है। इस 2800 में से मैक्सिमम में से तीनों वैल्यू को आप लेस कर दीजिए। अगर मैं 2800 में से 2000 को लेस करता हूं तो देखिए 800 बचता है। 2800 में से 2800 लेस करूंगा 0 आएगा और 2800 में से 1600 अगर मैं लेस करता हूं तो 1200 मेरे पास आएगा। तो ये मैक्सिमम लॉस है जिसको हम मिनिमाइज कर सकते हैं, ठीक है। इसी तरीके से E2 का आपको लेना है, तो E2 का मैक्सिमम वैल्यू 2500 है, तो 2500 में से 2500 लेस करेंगे तो 0 हो जाएगा। 1200 लेस करेंगे, ठीक है, तो 1300 आ जाएगा और 1500 अगर हम लेस करेंगे 2500 में से तो 1000 आ जाएगा। और इसी तरीके से इवेंट 3 का भी हम निकाल लेंगे। तीनों वैल्यू में मैक्सिमम 1800 है, तीनों वैल्यू को 1800 में से लेस कर दीजिए तो 300, 0 और 700 आ जाएगा। इसको कहते हैं अपॉर्चुनिटी लॉस टेबल कि हम हमारे लॉस को मिनिमाइज कहाँ कर सकते हैं, ठीक है। अब इसके बाद देखिए वापस से वही करना है, जो रिग्रेट तो हमने निकाल लिया लेकिन जो क्राइटेरिया है वो मिनी मैक्स है। तो मिनी मैक्स का फुल फॉर्म क्या हो गया, मिनिमम ऑफ मैक्सिमम। तो पहले हम क्या करेंगे, हर ऑल्टरनेटिव का मैक्सिमम लॉस लेंगे। तो A1 का हम मैक्सिमम लॉस लेंगे 800, ये नीचे हमने ले लिया है मैक्सिमम रिग्रेट 800। सेकंड का हमने ले लिया है 1300 और थर्ड का हमने ले लिया है 1200। तो ये तो मैक्सिमम हो गया सेकंड वर्ड। उसके बाद हमें लेना है फर्स्ट वर्ड यानी कि मिनिमम। तो मैक्सिमम लॉस में हम मैक्सिमम लॉस को हम मिनिमाइज कैसे कर सकते हैं, तो जो सबसे ज्यादा हमें लॉस हो रहे हैं उसका सबसे कम लॉस आप अडॉप्ट कर लीजिए, ठीक है। तो 800 को आप अडॉप्ट कर लीजिए, 800 का मतलब A1। तो थर्ड क्राइटेरिया के हिसाब से जो हमें अडॉप्ट करना पड़ेगा वो हमें A1 को अडॉप्ट करना पड़ेगा, ठीक है। ये हो गया हमारा मिनी मैक्स रिग्रेट क्राइटेरिया, ठीक है। इसके बाद जो फिफ्थ पॉइंट है हमारे पास दैट इज हर्विच क्राइटेरिया, ठीक है। इसका अगर कॉफिशिएंट दिया हुआ होगा क्वेश्चन में वैसे तो, और नहीं दिया हुआ होगा तो 0.7 बाय डिफॉल्ट है, ठीक है। और अगर क्वेश्चन में कोई नंबर दूसरा दिया हुआ है तो आपको वो कंसिडर करना है, ठीक है। तो हर्विच क्राइटेरिया कैसे कैलकुलेट होगा, तो हर्विच क्राइटेरिया के लिए ये कहता है कि सबसे पहले आप क्या करो, तीनों ऑल्टरनेटिव्स में आप क्या कीजिए, जैसे A1, हर्विच A1, हर्विच A2 और हर्विच A3 में सबसे पहले आप मैक्सिमम नंबर लीजिए, ठीक है।
तो मैक्सिमम क्राइटेरिया हमारे पास है, मैक्सिमम नंबर हमारे पास 2500, 2800 और 1600 है। तो देखिए यहाँ पे 2500 को जो मैक्सिमम है उसको 0.7 से मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि 0.7 इसका कोफिशिएंट है, और मिनिमम वैल्यू को 0.3 से करना है। 0.3 कहाँ से आएगा? एक्चुअली ये जो 0.7 है ये प्रोबेबिलिटी की बात करता है। प्रोबेबिलिटी का टोटल वैल्यू 1 होता है। 1 में से अगर मैक्सिमम को हम 0.7 दे देंगे तो मिनिमम के लिए 0.3 बचेगा। ठीक है, तो ऑल्टरनेटिव 1 के लिए मैक्सिमम है 2500, मिनिमम है 1500। तो मैक्सिमम को तो मल्टीप्लाई कर दीजिए 0.7 से और मिनिमम को मल्टीप्लाई कर दीजिए 0.3 से, और दोनों वैल्यू को ऐड कर दीजिए तो 2200 आ जाएगा। सेम पैटर्न आपको फॉलो करना है A2 के लिए। A2 का मैक्सिमम आप देख सकते हो 2800 है, मिनिमम देख सकते हो 1200 है। तो 2800 को आप 0.7 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 1200 को 0.3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, दोनों वैल्यू को ऐड कर दीजिए 2320 आ जाएगा। और इसी तरीके से सेम पैटर्न A3 के लिए। ठीक है, इसमें से आपके पास 3 आंसर आ जाएंगे, 2200, ठीक है, 2320 और 1450। इसमें से जो सबसे मैक्सिमम हो आपको वो लेना है। तो तीनों वैल्यू में सबसे मैक्सिमम है 2320, जो कि A2 कैटेगरी में आ रहा है। ठीक है, तो A2 कैटेगरी जो है वो सबसे मैक्सिमम है, इसलिए A2 कैटेगरी को अडॉप्ट किया जाएगा। ये है हर बीच। मैक्सिमम को कर दीजिए 0.7 से मल्टीप्लाई और मिनिमम को कर दीजिए 0.3 से मल्टीप्लाई, और फिर इनका टोटल कर लीजिए, जो सबसे मैक्सिमम होगा उसको अडॉप्ट किया जाएगा। लैप्लेस भी इजी है। लैप्लेस में आपको क्या करना है, जैसे क्वेश्चन आपके सामने था, ठीक है, तो लैप्लेस ये कहता है कि आपको जो एक्ट A1, A2 और A3 है इनकी वैल्यूज को आपको पहले 1/3 से मल्टीप्लाई करना है। हर एक वैल्यू को 1/3 से मल्टीप्लाई करना है। तो A1 में कितनी वैल्यू है? तो A1 में देख सकते हो आप अपने पास 3 वैल्यू है, 2000, 2500 और 1500। हमें ऑल्टरनेटिव्स लेने हैं, तो 2000, 2500, 1500, तो इन तीनों का 1/3 कर दीजिए। 2000 का 1/3 प्लस 2500 का 1/3 प्लस 1500 का 1/3, तीनों वैल्यू को ऐड कर दीजिए, 2000 आ गया। इसी तरीके से सेकंड ऑल्टरनेटिव्स की वैल्यू ले लीजिए। तो सेकंड ऑल्टरनेटिव्स है 2800, 1200, 1800। तो तीनों वैल्यूज का हमने 1/3 ले लिया, 2800 इंटू 13, 1/3 ऑफ 1200 एंड 1/3 ऑफ 1800। तीनों को ऐड कर देंगे तो 1933.33 आ जाएगा। और सेम पैटर्न हम फॉलो करेंगे A3 के लिए। A3 में भी 3 वैल्यू है, 1600, 1500, 1100। तीनों का 1/3 निकाल के ऐड कर दीजिए, 1400 आपके सामने आ जाएगा। यहाँ पर भी सेम पैटर्न फॉलो करना है, यानी कि आपको तीनों में से मैक्सिमम लेना है। लैप्लेस क्राइटेरिया में भी तीनों में से जो सबसे मैक्सिमम है, यानी कि 2000 देख सकते हो मैक्सिमम है, तो हम आंसर में लिख देंगे कि हमारा जो पे ऑफ है वो हाईएस्ट कहाँ पर है? A1 में है। तो हमें कौन सा डिसीजन लेना चाहिए? A1 लेना चाहिए। तो पांचों में हमारे आंसर अलग अलग आ सकते हैं, कोई इशू नहीं है, लेकिन पांचों के हिसाब से हमें कौन कौन से ऑल्टरनेटिव्स चूज करने होंगे वो निकालने का तरीका हमें आना चाहिए। ठीक है, ये हमारा पहला मेथड था, जिसको हम कहते हैं डिसीजंस मेकिंग अंडर अनसर्टेनिटी। ठीक है, अगर कोई क्वेश्चन आएगा तो इसी पैटर्न पर आएगा। ठीक है, इसके बाद हमारा जो सेकंड डिसीजन होता है वो होता है डिसीजन मेकिंग अंडर रिस्क, यानी ऐसी कोई कंडीशन जहां पर रिस्क हो। ठीक है, तो रिस्क कैसे होगी ये क्वेश्चन से हम समझते हैं। देखो, एक क्वेश्चन आपके सामने है कि एक न्यूज़पेपर बॉय है, ठीक है, उसके पास कुछ प्रोबेबिलिटीज हैं ऑफ सेलिंग अ न्यूज मैगजीन्स। वो कुछ मैगजीन लेकर आता है डेली और उन मैगजीन्स को सेल करता है। तो ऐसा कोई रिक्वायरमेंट तो है नहीं कि डेली जितना वो लेकर आएगा वो सारी की सारी सेल हो जाएगी, और ऐसा भी नहीं है कि सारी सेल नहीं होगी, सारी सेल भी हो सकती है और कुछ कम भी पड़ सकती है। ठीक है, तो नंबर ऑफ कॉपीज सोल्ड जो है वो हमारे पास 10, 11, 12, 13 और 14। हमने एक एग्जांपल लिया है कि अगर वो 10 लेकर आता है तो क्या प्रोबेबिलिटी है? तो अगर वो 10 लाता है तो 0.10 यानी कि 10% की प्रोबेबिलिटी है कि सारी कॉपीज सेल हो जाएगी। अगर वो 11 लेकर आता है तो 15% की प्रोबेबिलिटी है। अगर वो 12 लेकर आता है तो 20% की प्रोबेबिलिटी है। अगर वो 13 लाता है तो 25% की प्रोबेबिलिटी है, और अगर वो 14 लेकर आता है तो 30% की प्रोबेबिलिटी है। ठीक है, नीचे दिया हुआ है कि जो कॉपीज हैं, यानी कि जो मैगजीन की कॉपी है वो 3 रुपीज उसकी कॉस्ट है।
यानी जब वो बॉय परचेज करके लाता है तो 3 रुपीज़ में परचेज करता है और सेल करता है 5 रुपीज़ में। और वो कोई भी कॉपी, अनसोल्ड कॉपी जो होगी वो सेल रिटर्न नहीं कर सकता। ही कैन नॉट रिटर्न अनसोल्ड कॉपीज। ठीक है, तो ये केस बिल्कुल आप देख सकते हो, बिल्कुल रिस्क वाला है कि कितनी कॉपी हम परचेज करें कि हमें सारी सेल हो जाए या फिर मैक्सिमम प्रॉफिट हमें मिले। तो हाउ मेनी कॉपीज शुड ही ऑर्डर्ड, ठीक है, वो कितने ऑर्डर करे, कितनी कॉपी ऑर्डर करे कि उसको मैक्सिमम बेनिफिट हो। ठीक है, तो ये हमें निकालने के लिए सबसे पहले हमें 2 एलिमेंट चाहिए। पहला हमें चाहिए प्रॉफिट ऑन सेल। तो सिंपल है, 5 रुपीज़ में वो सेल करेगा, 3 रुपीज़ में परचेज करता है तो 2 रुपीज़ का प्रॉफिट होगा। और अगर वो अनसोल्ड रह जाती है कॉपी, यानी वो सेल नहीं कर पाता, तो वो रिटर्न नहीं कर पाएगा। रिटर्न नहीं कर पाएगा तो 3 रुपये का पूरा उसको नुकसान हो जाएगा, क्योंकि जो 3 रुपीज़ में परचेज करके लाया है रिटर्न कुछ नहीं होगा। ठीक है, तो ये रिटर्न कुछ नहीं होगा तो 3 रुपीज़ का उसको लॉस होगा जब भी कॉपीज अनसोल्ड रह जाएगी। ठीक है, अब हम कुछ डिसीजन क्राइटेरिया हैं उनको कैलकुलेट करेंगे कि ये जो 10, 11, 12, 13, 14 है, इनमें से कौन सी नंबर, कितने नंबर की जो कॉपीज़ हैं, हाउ मेनी नंबर्स ऑफ कॉपीज़ शुड ही ऑर्डर। ठीक है, कितने वो कॉपीज़ का ऑर्डर दे जो उसको सबसे ज़्यादा बेनिफिट मिले। तो जैसे हमने ऊपर देखा था डिसीजन मेकिंग अंडर अनसर्टेनिटी में, वहाँ पे 5 मेथड थे, वैसे ही यहाँ पर भी कुछ मेथड्स हैं। तो मेथड नंबर 1 यहाँ पर है EMV, एक्सपेक्टेड मॉनेटरी वैल्यू, EMV। इसका मतलब ये होता है कि 10 to 14 जो क्वांटिटी हमें गिवन है उसमें हमें कितना एक्सपेक्ट है कि कितना मॉनेटरी वैल्यू हमें मिल सकता है। तो इसके लिए आपको ये टेबल आपको बनाना होगा। ठीक है, इस टेबल में आपको ये कॉलम्स आपको बनाने होंगे। सबसे पहला जो कॉलम होगा वो डिमांड का होगा। डिमांड हमारे पास हो सकती है 10, 11, 12, 13, 14 की आए। प्रोबेबिलिटी जो क्वेश्चन में मेंशन था वो लिखना पड़ेगा। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे आपको सप्लाई भी लिखना पड़ेगा, 10 कॉपीज, 11 कॉपीज, 12 कॉपीज, 13 कॉपीज और 14 कॉपीज। ठीक है, तो जो कॉलम्स में आएंगे वो हमारे सप्लाई है, और जो ये रो में आया है 10, 11, 12, 13, 14 ये हमारी डिमांड है। हर एक कॉपीज के 2-2 कॉलम आपको बनाने हैं। पहला कॉलम हमेशा प्रॉफिट का होगा कि अगर हम 10 कॉपीज लाते हैं और 10 कॉपीज सेल हो जाती है तो कितना प्रॉफिट होगा, और फिर उस प्रॉफिट को प्रोबेबिलिटी से आपको मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो अगर देखिए यहाँ पर अगर मैं इस सिचुएशन की बात करूँ तो देखो डिमांड भी 10 है और सप्लाई भी 10 है। ठीक है, यानी हमारे पास 10 कॉपीज है और पब्लिक की जो डिमांड है, वो कस्टमर की जो डिमांड है वो भी 10 है, तो 10 कॉपी सेल हो जाएगी तो 2 रुपीज़ पर कॉपी पे हमें प्रॉफिट होगा, तो 10 कॉपी में हमें 20 का प्रॉफिट होगा। ठीक है, सेकंड लेवल अगर हम देखें तो भी हमें 20 का प्रॉफिट हो रहा है। क्यों? क्योंकि हमारे पास जो है वो 10 कॉपी है, कस्टमर को चाहिए 11 कॉपी, तो हमारे पास तो 10 कॉपी ही है, तो हम 10 कॉपीज ही सेल कर सकते हैं, तो 2 रुपीज़ के हिसाब से हमें 20 रुपीज़ का ही बेनिफिट होगा। इसी तरीके से थर्ड कंडीशन भी सेम है, हमारे पास 10 कॉपीज है लेकिन कस्टमर की डिमांड 12 है, हम सेल कर सकते हैं केवल 10 कॉपीज, तो 2 रुपीज़ के हिसाब से 20 रुपीज़ का ही बेनिफिट होगा हर केस में। ठीक है, आप इन सारी वैल्यूज़ को प्रोबेबिलिटी से आप क्या कर दीजिए, मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो 0.10 को मल्टीप्लाई करेंगे 20 से तो 2 आ जाएगा। इसी तरीके से 0.15 को आप मल्टीप्लाई करेंगे 20 के साथ तो 3 आ जाएगा। इसी तरीके से 4, 5, 6 आ जाएगा, टोटल आ जाएगा 20 रुपीज़। यानी इसका मतलब यह है कि अगर वो 10 कॉपीज़ लेकर आता है तो एक्सपेक्टेड मॉनेटरी वैल्यू मैक्सिमम प्रॉफिट उसको 20 रुपीज़ तक का हो सकता है, हाईएस्ट पॉसिबल एवरेज प्रॉफिट है ये। इसी तरीके से 11 का भी आपको कंपेयर करना है। 11 कॉपीज़ अब अगर हमारे पास है, 11 कॉपीज़ हमारे पास है लेकिन कस्टमर की डिमांड केवल 10 कॉपीज़ की है, तो 11 में से 10 ही सेल होगी। ठीक है, तो इसको इस तरीके से हम कैलकुलेट कर सकते हैं कि मान लीजिए कि हमारे पास 11 है पर कस्टमर को तो 10 ही चाहिए, तो 10 का 2 रुपीज़ के हिसाब से 20 रुपीज़ का तो बेनिफिट हो जाएगा हमें, लेकिन एक कॉपी हमारी अनसोल्ड रह जाएगी, तो अनसोल्ड पे 3 रुपये का हमें लॉस हो जाएगा, तो अल्टीमेटली हमें 17 रुपीज़ मिलेंगे। ठीक है, तो 17 रुपीज़ यहाँ पे आ गया। 11 कॉपीज़ हम लाते हैं और कस्टमर की डिमांड भी 11 है, तो 11 पूरे का पूरा सेल हो जाएगा, 2 रुपीज़ के हिसाब से 22 का बेनिफिट होगा।
इसके अलावा कस्टमर की कितनी भी डिमांड हो 12, 13, 14, हमारे पास 11 कॉपीज़ है तो 22 से ज़्यादा हमें बेनिफिट नहीं हो सकता। फिर इस प्रॉफिट को भी प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 17 को 0.10 से मल्टीप्लाई करेंगे 1.7 आ जाएगा, 22 को आप मल्टीप्लाई कर देंगे 0.15 से तो 3.3 आ जाएगा, इसी तरीके से 4.4, 5.5, 6.6 आ जाएगा। तो टोटल मैक्सिमम जो उसको मॉनेटरी बेनिफिट हो सकता है वो 21.5 का हो सकता है। सेम पैटर्न पे हम 12 का निकालेंगे, तो 12 की कैलकुलेशन भी इस तरीके से हो जाएगी कि मान लीजिए कि हमारे पास तो है 12 कॉपीज़, हमारे पास 12 कॉपीज़ हैं, लेकिन कस्टमर की डिमांड तो 10 ही है, ये फर्स्ट कॉलम है, कस्टमर की डिमांड तो 10 ही है, ठीक है। तो 10 ही कॉपी सेल हो पाएगी, तो 2 रुपीज़ के हिसाब से 20 का तो बेनिफिट हो जाएगा। अब हमारे पास है 12, सेल हो गया 10, तो 2 कॉपीज़ हमारे पास क्या रह जाएंगी, अनसोल्ड हो जाएगी, और अनसोल्ड का लॉस कितना है 3 रुपीज़, तो 2 कॉपी का हो जाएगा 6 रुपये, 6 रुपीज़, तो हमें मिलेंगे 14, तो यहाँ पे 14 आ गया, इस तरीके से आया है ये 14। इसी तरीके से अगर मैं 11 की कैलकुलेशन करूँ कि अगर मेरे पास 12 कॉपी है और 11 कॉपीज़ अगर हम कस्टमर की डिमांड है तो 19 कैसे आएगा, तो 11 कॉपी सेल हो जाएगी 2 रुपीज़ के हिसाब से, तो 22 हमें मिलेंगे, और एक कॉपी हमारी अनसोल्ड रह जाएगी, तो 3 रुपये का हमें लॉस होगा, तो 19 रुपीज़ हमें मिलेंगे। और उसके बाद अगर 12 की डिमांड होती है तो 12 पूरा सेल हो जाएगा, तो 2 रुपीज़ के हिसाब से 24 का हमें प्रॉफिट होगा। फिर सेम पैटर्न, प्रॉफिट को आप मल्टीप्लाई कर दीजिए प्रोबेबिलिटी के साथ, तो P इंटू पी आपका आ जाएगा, इसका आपको मॉनेटरी वैल्यू मिल रहा है 22.25। इसी तरीके से 13 कॉपीज़ का हम सेल क्या कर सकते हैं, कैलकुलेशन कर सकते हैं कि अगर हम 13 कॉपीज़ लेकर आते हैं और कस्टमर की डिमांड तो केवल 10 ही है, ठीक है, तो 10 ही सेल होगा, तो 10 सेल होगा, 2 रुपीज़ का बेनिफिट होगा 20 रुपीज़, और 13 में से अगर 10 सेल हो गया तो 3 कॉपीज़ हमारी बच जाएगी, तो 3 कॉपी हमारी बचेगी, 3 रुपीज़ के हिसाब से लॉस होगा 9 रुपीज़ का, तो हमारे पास बचेंगे 11 रुपीज़, ठीक है। तो ये फर्स्ट कॉलम में 11 इस तरीके से आए हैं। सेकंड कॉलम में 16 कैसे आएंगे, मान लेते हैं कि 11 कस्टमर की डिमांड 11 है, क्योंकि सेकंड कॉलम 11 का है, तो 11 अगर कस्टमर की डिमांड है 2 रुपीज़ के हिसाब से हमें 22 का बेनिफिट हो जाएगा। 13 में से 11 सेल हो जाएगा, तो 2 कॉपीज़ हमारी क्या होगी, अनसोल्ड रहेगी, 3 रुपीज़ के हिसाब से 2 कॉपीज़ हो जाएगी 6 रुपीज़ की, तो हमें बेनिफिट होगा 16 रुपीज़ का। तो ये 16 रुपीज़ हमारे इस तरीके से आ जाएंगे। आई होप आपको समझ में आ गया होगा पूरा पैटर्न। तो इस तरीके से 21, 26 आ जाएगा, प्रोबेबिलिटी से आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं, और एंड में इसकी मॉनेटरी वैल्यू देख सकते हैं कि मैक्सिमम प्रॉफिट इसको 22 का हो सकता है। और सेम पैटर्न हम लेके चलेंगे 14 का। फर्स्ट वैल्यू हम देख लेते हैं कि 14 में 8 रुपीज़ कैसे आएंगे। 14 हमारे पास अवेलेबल है, यानी हम लेकर आते हैं 14 का ऑर्डर देते हैं हम, लेकिन कस्टमर की डिमांड तो केवल 10 ही है, ठीक है। तो कस्टमर की डिमांड अगर 10 है तो 10 पे 2 रुपीज़ के हिसाब से 20 का तो हमें बेनिफिट होगा, लेकिन 4 कॉपी हमारी क्या हो जाएगी, अनसोल्ड हो जाएगी 3 रुपये के हिसाब से, ठीक है। तो 12 रुपये का हमें लॉस हो जाएगा, तो 20 रुपये का प्रॉफिट होगा, 12 का हमें 12 रुपीज़ का लॉस हो जाएगा, तो 8 रुपीज़ हमारे पास बैलेंसिंग फिगर बचेगा। इसी तरीके से बाकी की वैल्यूज़ भी हम निकाल सकते हैं, प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, और प्रोबेबिलिटी इनटू प्रॉफिट हमारे पास आ जाएगा 20.50। तो हम देख सकते हैं कि इस पूरे ऑप्शंस में 10 to 14 के ऑप्शन में मैक्सिमम प्रॉफिट हमें हो रहा है 12 कॉपीज़ के ऊपर, जो कि 22.25 है, मैक्सिमम यही है। तो हम ये सजेशन देंगे कि बॉय को जो है, न्यूज़पेपर बॉय को जो है वो 12 कॉपीज़ परचेज करनी चाहिए, ताकि उसको हाईएस्ट पॉसिबल एवरेज प्रॉफिट रिसीव हो सके, ठीक है। तो ये मेथड ये बताता है कि हमें कितनी कॉपी परचेज करनी चाहिए, क्योंकि रिस्क है हर लेवल पे, तो हमें कितनी कॉपीज़ परचेज करनी चाहिए ताकि सबसे ज़्यादा बेनिफिट हो सके, ठीक है। इसके बाद सेकंड मॉडल की अगर हम बात करें, ये तो प्रॉफिट मॉडल था, इसको हम पे ऑफ टेबल भी बोल सकते हैं, एक्सपेक्टेड मॉनेटरी वैल्यू तो है ही, इसको हम पे ऑफ टेबल भी बोल सकते हैं, ये पे ऑफ टेबल भी है, ठीक है। तो हम इसको लॉस से भी निकाल सकते हैं, ये तो हमने प्रॉफिट से निकाला, अब हम इसको लॉस से भी निकाल सकते हैं। तो ये एक्सपेक्टेड अपॉर्चुनिटी लॉस है हमारे पास, ठीक है। इसमें भी सेम कॉलम हमें बनाना है,
ठीक है, सेम कॉलम बनाना है, बस प्रॉफिट की जगह हमें लॉस लेके चलना है, प्रॉफिट की जगह हमें लॉस लेके चलना है यहाँ पे। ठीक है, और हमें लॉस को मल्टीप्लाई करना होगा प्रोबेबिलिटी के साथ। ये थोड़ा सा करेक्शन है। तो कैसे निकालेंगे ये देख सकते हैं। देखिए डिमांड वही है 10 से लेकर 14 की, प्रोबेबिलिटी भी वही है जो क्वेश्चन में गिवन है। अब यहाँ पर हमें लॉस लिखना है। लॉस कैसे लिखेंगे? अगर हम 10 कॉपी लेकर आते हैं, 10 कॉपीज लाते हैं और 10 की 10 सेल हो जाती है तो कोई लॉस नहीं होगा, 0। अगर हम 10 लाते हैं, कस्टमर को 11 चाहिए, ठीक है, तो यहाँ पर अनसोल्ड नहीं रहेगा, यहाँ पे शॉर्टेज रहेगा, और शॉर्टेज में हम 2 रुपये नहीं कमा पाएंगे। क्यों? अगर मेरे पास 11 होती तो मैं 11 सेल कर देता, तो 11 सेल करने पर मुझे 22 का बेनिफिट होता, लेकिन हम लेकर आए हैं केवल 10 कॉपीज, तो 10 कॉपीज पे 20 का बेनिफिट तो हो गया हमें, तो 2 रुपीज हम नहीं कमा पाएंगे। ठीक है, तो ये शॉर्टेज लॉस है। इसी तरीके से कस्टमर को तो 12 चाहिए, लेकिन हमारे पास है केवल 10, तो हम 2 कॉपी नहीं बेच पाएंगे, 2 कॉपी का शॉर्टेज हो जाएगा, और 2 कॉपी का यानी कि 4 रुपये का हमें लॉस हो जाएगा 2 रुपये के हिसाब से। इसी तरीके से 3 कॉपी पे 6 रुपये का और 4 कॉपी पे 8 रुपये का हमें लॉस हो जाएगा। लॉस को प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा लॉस वैल्यू आ जाएगा 5 रुपीज़, यानी जो हमारा मैक्सिमम लॉस हो सकता है वो 5 रुपीज़ का हो सकता है 10 कॉपीज़ पे। सेम इसी तरीके से 11 कॉपीज़ पे हम लॉस निकालेंगे। अगर हम 11 कॉपीज़ लाते हैं, कस्टमर को चाहिए 10 कॉपीज़, तो यहाँ पर 3 रुपये का नुकसान होगा। क्यों? 11 कॉपीज़ हमने ऑर्डर किया है, कस्टमर को चाहिए 10 कॉपीज़, 1 कॉपी अनसोल्ड रहेगी, यानी ये नहीं बिकी हुई रहेगी, अनसोल्ड रहेगी, तो अनसोल्ड की कॉस्ट तो 3 रुपये थी, तो 3 रुपये का लॉस होगा। 11 पे कोई लॉस नहीं होगा। ठीक है, ऐसे कस्टमर को 12 चाहिए, तो 12 चाहिए तो यहाँ पे 2 रुपये का नुकसान हो जाएगा, क्योंकि हमारे पास 11 है, तो एक हमारी शॉर्टेज हो जाएगी। तो ये फ़र्क समझ में आ गया होगा कि शॉर्टेज क्या होगा और अनसोल्ड क्या होगा। अगर अनसोल्ड रहता है 3 रुपये का नुकसान होगा, अगर शॉर्टेज रहता है तो 2 रुपये का नुकसान होगा। ऐसे 13 की अगर हम बात करें तो 13 में से 11 तो हम सेल कर देंगे, 2 हम सेल नहीं कर पाएंगे, जिसका 2 रुपीज़ के हिसाब से 2 × 2 4 रुपीज़ का लॉस हो जाएगा। और ऐसे 14 - 11 हम करेंगे तो 3 के हिसाब से 2 रुपये के हिसाब से यहाँ पे 6 रुपये का नुकसान हो जाएगा। दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे प्रोबेबिलिटी के साथ, तो मैक्सिमम लॉस हमें हो सकता है 3.50। सेम पैटर्न पे 12 आपको निकालना है। ठीक है, तो 6 रुपीज़ कैसे आएगा, इसको भी अपन देख लेते हैं एक बार। मान लेते हैं कस्टमर की डिमांड 10 है, हम लेकर आए 12, तो 12 में से 10 तो सेल हो जाएगा, और जो 2 है वो हमारा रह जाएगा अनसोल्ड। तो 2 अनसोल्ड की जो कॉस्ट है वो 3 रुपये है, तो 2 × 3 6 रुपीज़ का लॉस हो जाएगा। इसी तरीके से अगर हम 12 लेकर आते हैं, कस्टमर को चाहिए 11, नेक्स्ट रो अगर हम बात करें तो एक कॉपी जो रहेगी हमारी वो अनसोल्ड रह जाएगी, तो अनसोल्ड की कॉस्ट तो 3 रुपये है, तो 3 × 1 3 रुपये का नुकसान होगा, तो सेकंड कॉलम में 3 रुपये आ गए। 12 पे कोई लॉस नहीं होगा। ठीक है, इसी तरीके से नेक्स्ट की अगर हम बात करें तो हमारे पास 12 है पर कस्टमर को 13 चाहिए, तो जो एक बचेगा ये शॉर्टेज है, तो शॉर्टेज के में हम यूनिट सेल नहीं कर पाएंगे। अगर हम सेल कर देते तो 2 रुपये का बेनिफिट होता, तो ये 2 रुपये हम नहीं कमा पाए, तो जो अमाउंट नहीं कमा पाएंगे वो भी लॉस है हमारा, तो ये 2 रुपीज़ वैसे आ गया। और 14 पे अगर हम निकालेंगे तो 4 रुपीज़ आ जाएगा। इसको भी प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई कर दीजिए पूरे कॉलम को, इस पूरे कॉलम को प्रोबेबिलिटी के कॉलम से मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपके सामने L × P आ जाएगा। तो मैक्सिमम लॉस हमें हो सकता है 2.75। सेम पैटर्न पे आपको 13 का निकालना है, सेम पैटर्न पे आपको 14 का निकालना है। ठीक है, उसके बाद आप देख सकते हो कि आपको सबसे कम प्रॉफिट कहाँ हो, लॉस कहाँ हो रहा है, सबसे कम लॉस कहाँ हो रहा है, क्योंकि ये लॉस टेबल है, एक्सपेक्टेड अपॉर्चुनिटी लॉस EOL टेबल है। तो 5 रुपीज़ का लॉस हो रहा है आपको फर्स्ट ऑप्शन में, सेकंड ऑप्शन में आपको लॉस हो रहा है 3.5 का, थर्ड ऑप्शन में आपको 2.75 का, फोर्थ ऑप्शन में 3 रुपीज़ का, 5 ऑप्शन में 4.5 का। तो सबसे कम लॉस हमें हो रहा है 2.75 का। तो यहाँ पर भी अगर आप देखोगे तो 12 यूनिट ही हमारा आंसर है। ठीक है, तो हम नीचे डिसीजन लिख देंगे, द ऑप्टिमम स्टॉक लेवल इज 1 विच मिनिमाइज EOL, यानी जो सबसे कम EOL होगा वही हमारा ऑप्टिमम स्टॉक लेवल होगा, दैट इज 12,
यानी बॉय को जो है वो 12 कॉपीज़ का ऑर्डर देना चाहिए। दोनों का आंसर सेम आएगा, क्योंकि जहाँ पर एक्सपेक्टेड मॉनेटरी वैल्यू सबसे ज़्यादा होती है वहीं पर लॉस सबसे कम होने के चांसेस होते हैं। ठीक है, तो इन दोनों मॉडल से हमारे आंसर निकल सकते हैं, लेकिन एग्जाम में कभी कभी वो एक एलिमेंट और पूछता है जिसका नाम है एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ परफेक्ट इंफॉर्मेशन। इसका मतलब ये होता है, अगर मेरे पास परफेक्ट इंफॉर्मेशन हो मार्केट की कि कब मार्केट में कितना डिमांड होने वाला है, तो मैं कम से कम लॉस बियर करूंगा। तो मिनिमम लॉस निकालने को ही ईवीपीआई बोलते हैं। तो इसका फॉर्मूला देखते हैं, एक्सपेक्टेड प्रॉफिट विथ परफेक्ट इंफॉर्मेशन, यानी इसका मतलब यह है कि अगर मार्केट की परफेक्ट इंफॉर्मेशन मेरे पास हो तो मैं मैक्सिमम कितना प्रॉफिट कमा सकता हूं, और उसमें से माइनस कर देना ईएमवी, यानी कितना हम प्रॉफिट कमा रहे हैं। ठीक है, ये तो एक्सपेक्टेड है और ये वो है जो हम कमा रहे हैं। ठीक है, तो ईएमवी तो हमने निकालना देख ही लिया, जो कि 22.25 आया था ऊपर ईएमवी में। तो हमें ये देखना है कि एक्सपेक्टेड प्रॉफिट विथ परफेक्ट इंफॉर्मेशन कैसे निकालते हैं। तो अगर मेरे पास मार्केट की इंफॉर्मेशन हो कि कब मुझे 10 चाहिए, कब 11, कब 12, कब 13, कब 14 कॉपीज मुझे चाहिए, तो हम उतनी ही परचेस करेंगे, तो हमें 1 रुपये का भी लॉस नहीं होगा। उस लेवल को बोलते हैं ईपीपीआई, यानी कि एक्सपेक्टेड प्रॉफिट विद परफेक्ट इंफॉर्मेशन। इसको पहले निकालते हैं, ये नीचे मैंने इसको कैलकुलेशन किया हुआ है। ईपीपीआई की हम कैलकुलेशन कर रहे हैं, एक्सपेक्टेड प्रॉफिट विद परफेक्ट इंफॉर्मेशन। इसके आपको कॉलम बनाने पड़ेंगे। सबसे पहले डिमांड, प्रोबेबिलिटी, प्रॉफिट, और फिर प्रोबेबिलिटी मल्टीप्लाई बाय प्रॉफिट। तो डिमांड हमारी 10 to 14 है, प्रोबेबिलिटी क्वेश्चन में गिवन है, प्रॉफिट हमें दिया हुआ है। अगर मैं 10 लेकर आता हूँ, 10 की 10 सेल हो जाएगी तो 20 का बेनिफिट होगा 2 रुपीज़ के हिसाब से। 11 अगर हम लाते हैं तो 11 पे 22 का बेनिफिट होगा। 12 पे हमें 24 का 2 रुपीज़ के हिसाब से ही करना है सबको मल्टीप्लाई। 13 में हमें प्रॉफिट होगा 26 का, और 14 में हमें प्रॉफिट होगा 28 का। अब आप क्या करिए, प्रोबेबिलिटी इंटू कर दीजिए प्रॉफिट, तो आपके सामने आ जाएंगी ये वैल्यूज़। तो मैक्सिमम प्रॉफिट हम कमा सकते हैं 25 रुपीज़, अगर मुझे ये पता हो, पहले से पता हो कि मार्केट में आज कितनी डिमांड रहने वाली है। हालांकि ऐसा नहीं होता, लेकिन इसको कैलकुलेट कैसे करते हैं वो मैंने बताया है। ईपीपीआई हमारा आ गया। तो अब हम निकाल सकते हैं कि मिनिमम लॉस कहाँ होगा। ईवीपीआई का मतलब ही यही है, मिनिमम लॉस निकालना है। तो मैक्सिमम प्रॉफिट में से, यानी जिसको अपन ईपीपीआई बोलते हैं, एक्सपेक्टेड प्रॉफिट विद परफेक्ट इंफॉर्मेशन, उसमें से मॉनेटरी वैल्यू को आप लेस कर दीजिए। ठीक है, तो ईपीपीआई हमारा आ गया 25 और एक्सपेक्टेड मॉनेटरी वैल्यू हमारा 22.5 है, तो 2.75 हमारा आंसर आ जाएगा ईवीपीआई। और एक बात ध्यान देने वाली बात है यहाँ पे नोट, जो ईवीपीआई होता है वो हमेशा इक्वल होगा मिनिमम ईओएल के। तो देखो मिनिमम ईओएल भी 2.75 आया था, और ईवीपीआई भी जो है वो हमारा 2.75 आया है। ठीक है, ये हमारा सेकंड पॉइंट है, डिसीजन मेकिंग अंडर रिस्क। इसके बाहर का टॉपिक इसमें आता नहीं है। ठीक है, ये सारे टॉपिक मैं आपको करवा चुका हूँ। ठीक है, इसके बाद अगर कोई प्रॉब्लम वगैरह होती है तो आप कमेंट में मुझे बता सकते हैं, उसका भी सॉल्यूशन हम आगे कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।